ईश्वर का चमत्कार देखिए, शिखा और कनिका दोनों सगी बहनें हैं। एक बहुत बड़े एक्सीडेंट की वजह से उन दोनों ने अपने माता पिता को खो दिया। कनिका की याददाश्त बचपन में चली गई थी, इसीलिए कनिका को पता नहीं है कि शिखा उसकी छोटी बहन है। इस समय कनिका शिखा की मैडम है। शिखा तो अभी तक अपने आप को अनाथ मान रही थी और अब वो दोनों देवरानी जेठानी बनने जा रही हैं। बाराबंकी गांव में रहने वाली शिखा, जो अपने पिता नारायण और मां मनोरमा जी के साथ रहती थी। शिखा की एक बड़ी बहन थी जिसका नाम राधिका था। शिखा और राधिका में उम्र का ज़्यादा फर्क तो नहीं था, लेकिन राधिका उससे 3 साल बड़ी थी। राधिका 7वीं कक्षा में पढ़ती और शिखा चौथी कक्षा में पढ़ती थी। राधिका और शिखा दोनों ही पढ़ने में काफ़ी होशियार थी। नारायण जी एक सरकारी स्कूल में क्लर्क थे और दोनों बच्चे भी उसी स्कूल में पढ़ते थे। स्कूल में सभी शिक्षक उनकी बहुत तारीफ किया करते थे। दोनों ही बहनें जितनी पढ़ाई में अव्वल थी, उतनी ही स्पोर्ट्स में भी। ग्रीष्म ऋतु थी, दोनों ही बहनें घर पर ही थी क्योंकि उनके एग्जाम्स हो चुके थे। दोनों ही बहनें एक दूसरे से झगड़ती या फिर टीवी देखती। मनोरमा जी का तो दिमाग ही गर्म हो जाता था दोनों की किचकिच सुनकर। रोज मनोरमा जी से नई नई फरमाइशें करती और जो मना कर दिया तो घर सिर पर उठा लेती। अब तो मनोरमा जी ने भगवान से प्रार्थना की कि जल्द से जल्द स्कूल खुल जाए और कुछ समय के लिए वो शांति से रह सके। गांव में एक मेला लगा था तो राधिका और शिखा दोनों ही मेले में ले जाने के लिए अड़ गईं। नारायण जी को स्कूल का कुछ काम था, इसीलिए उन्होंने 2 दिनों तक ले जाने के लिए मना कर दिया। जैसे तैसे 2 दिन गुजर गए, लेकिन दोनों ने अब जिद पकड़ ली तो नारायण जी को हार मानकर मेले में लेकर जाना पड़ा। मेले में बहुत सारे खिलौने और खाने की चीजें थी। नारायण जी ने भी बिना किसी रोक टोक जिसे जो खाना था खिला दिया। मेले में गहने और कपड़ों की दुकानें भी लगी हुई थी। नारायण जी का पूरा परिवार मेले में लगी एक एक दुकान को बड़े ध्यान से देख रहा था कि उनकी नज़र वहां लगी गहने की दुकान पर पड़ी। जल्दी से दुकान पर पहुंचकर राधिका और शिखा ने अपने अपने लिए कुछ चीजें खरीदी। तभी मनोरमा जी की नज़र वहां पर एक चैन पर पड़ी जिसमें पेंडेंट भी था। मनोरमा जी को चैन काफ़ी पसंद आई। उन्होंने एक जैसी 2 चैन खरीदी और दोनों के गले में पहनाते हुए कहा कि ये कभी भी अपने गले से मत उतारना। ज़्यादा मस्ती करने के बाद दोनों बहुत थक गई थी और आइसक्रीम खाने की जिद करने लगी। नारायण जी ने दोनों को आइसक्रीम खिला दी। अब दिन ढलने को था, इसीलिए नारायण जी ने सभी को गाड़ी में बैठने को कहा। नारायण जी के पास गाड़ी के नाम पर एक बाइक थी जिस पर वो चारों मेला देखने आए थे। अंधेरा होने लगा था जिससे नारायण जी घबरा रहे थे क्योंकि घर के रास्ते में जंगल पड़ता था और रात के अंधेरे में सभी जानवर सड़क पर आ जाते थे। जैसे ही नारायण जी एक पुल के पास पहुंचे तो सामने आ रही ट्रक ने नारायण जी की बाइक को टक्कर मार दी। ट्रक ड्राइवर ने बहुत पी रखी थी, इसीलिए आगे से आने वाली गाड़ी उसे दिखाई नहीं दी। टक्कर इतनी बड़ी थी कि सभी एक दूसरे से बहुत दूर गिर गए। नारायण जी बाइक के पास थे और उनके कुछ दूरी पर मनोरमा जी गिरी हुई थी। राधिका पुल से नीचे गिर गई थी और शिखा उन लोगों से बहुत दूर पड़ी हुई थी। वो होश में नहीं थी। राधिका बड़े पुल से पानी में गिर गई थी, लेकिन वो जिंदा भी है या नहीं कोई नहीं जानता। वो एक बहुत बड़ा भीषण एक्सीडेंट था। इतने बड़े एक्सीडेंट में ट्रक ड्राइवर की भी मृत्यु हो गई। ट्रक का आगे का हिस्सा पूरी तरह से चकनाचूर हो गया था। जैसे ही नारायण जी की बाइक टकराई, वो आगे की तरफ एक उछाल के साथ ट्रक की कांच से जा टकराए। उनकी वहीं उसी वक्त मृत्यु हो गई। मनोरमा के सिर पर चोट लगने से उनकी भी मृत्यु उसी समय हो गई। लेकिन दोनों बच्चे जो उन दोनों के बीच में थे, शायद भगवान ने उन दोनों की जिंदगी और लिखी थी, लेकिन दोनों को अलग कर दिया। शिखा को एक्सीडेंट के बाद जब होश आया तो वो जोर जोर से चिल्लाने लगी और माँ पापा कहाँ हो आप कहकर रोने लगी। कहाँ चले गए और छोड़ो मेरा हाथ। दीदी कहाँ हो, इनसे कहो कि मेरा हाथ छोड़े। मेरा हाथ दुख रहा है दीदी, आप आकर इनको खूब मारना। पुलिस अब तक ये सोच रही थी कि एक्सीडेंट की जगह पर ये लड़की अपने माँ बाप के साथ मिली थी और हमने कोई दूसरी लड़की नहीं देखी। उन्हें तो ये लग रहा था कि उनकी एक ही बेटी है
जो उस समय उन्हें मिली थी। फिर भी चलो वारदात वाली जगह पर देख कर आते हैं। उन लोगों ने सुबह जाकर उस जगह को अच्छी तरह चेक किया, लेकिन वहाँ कोई नहीं मिला। राधिका पुल के एकदम नीचे गिरी, जहाँ उसका उस अंधेरे में दिखना असंभव था। वहाँ बेहोश पड़ी हुई थी। जैसे ही सुबह हुई राधिका को होश आया तो उसने उसी पुल वाली जगह पर खुद को पाया। उसके सिर के पीछे की तरफ से खून आ रहा था। वो जैसे तैसे उठकर सड़क पर आ गई, लेकिन सड़क एकदम से सुनसान थी। वो घबरा कर रोने लगी और सड़क के किनारे एक पत्थर पर जाकर बैठ गई। आलोक अपनी पत्नी सुमन के साथ एक माताजी के मंदिर में दर्शन के लिए आए थे, क्योंकि उनकी शादी को 8 साल हो गए थे, लेकिन बच्चे का सुख उन्हें नहीं मिला। माताजी के दर्शन के बाद सुबह सुबह जल्दी ही शहर के लिए निकल गए, क्योंकि इनकी फ्लाइट का टाइम हो रहा था। वो लोग भी इसी रास्ते से गुजर रहे थे कि उनकी नज़र राधिका पर पड़ी। राधिका रोते हुए एक पत्थर पर बैठी हुई थी। उसे देखकर आलोक ने अपनी कार रोक दी और सुमन से कहा कि वहाँ कोई लड़की रो रही है, चलो चलकर देख आते हैं। सुमन ने भी कहा हाँ, और दोनों उसके पास चले गए। उन्होंने पूछा कि बेटा आप कौन हो और यहाँ पर क्या कर रहे हो। राधिका कुछ नहीं बोलती तो सुमन बड़े प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहती है कि आप अच्छे बच्चे हो ना, तो बताओ कौन हो आप। राधिका उन दोनों को अजीब तरीके से देखती है और कहती है मुझे नहीं पता कि मैं कौन हूँ और मेरे सिर में बहुत दर्द हो रहा है, देखो खून भी आ रहा है। सिर से आ रहे खून को देखकर आलोक और सुमन दोनों ही डर जाते हैं और उसे लेकर अस्पताल आ जाते हैं। उन्हें वहाँ पता चलता है कि उसकी याददाश्त जा चुकी है और आएगी या नहीं कहा नहीं जा सकता। अब आलोक और सुमन सोच में पड़ जाते हैं, तो सुमन कहती है कि क्या हम इस बच्ची को अपने साथ ले चले प्लीज। मैं तो यही समझ रही हूँ कि माता रानी ने इस तरह मेरी गोद भर दी है। आलोक भी कुछ सोचकर हाँ कर देता है, क्योंकि इतने सालों में अगर खुद भगवान ही उन्हें खुशी देना चाहते तो वो उसे कैसे खो सकते हैं। आलोक और सुमन राधिका को उनके साथ लेकर अपने घर ले आए। राधिका को आलोक और सुमन के रूप में माँ बाप का प्यार मिल रहा था। जब पुलिस राधिका को खोजने आई थी, वो उससे पहले ही आलोक और सुमन के साथ जा चुकी थी, इसीलिए उन्हें वहाँ कोई नहीं मिला। अब शिखा का अपना कहने के लिए कोई नहीं बचा था। शिखा को कुछ समझ नहीं आ रहा था, वो तो बस रोए जा रही थी। शिखा को पुलिस वालों ने दयाल अनाथालय में भर्ती करा दिया। दयाल भी एक बहुत ही अच्छे इंसान थे। वो सभी बच्चों को अपने खुद के बेटे की तरह पालते थे। शिखा उन्हें बाबा कहती थी। समय के साथ साथ उनका रिश्ता दयाल जी से गहरा होता चला गया। कुछ सालों के बाद दयाल जी चल बसे। उनकी जगह उनके बेटे और बहू ने ले ली। दोनों बड़े ही मतलबी और लालची किस्म के इंसान थे। जब से वो लोग आए थे, उन्हें खाने और पहनने को ढंग के कपड़े भी नहीं दिए जाते। वो हमेशा उस जगह से निकलने की कोशिश करती थी। शिखा पढ़ाई में काफ़ी अच्छी थी और वो उनके स्कूल में फर्स्ट आया करती थी, क्योंकि वो बचपन से ही पढ़ाई में अच्छी थी। उसने 12वीं में स्कूल टॉप किया था। कहते हैं ना कि कभी कभी भगवान भी उन जैसों की सुन लिया करते हैं, और हुआ भी कुछ ऐसा ही। शिखा ने बहुत सारे कॉलेज में स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई किया था, और वो भी उस जगह से दूर। बस उसे वहाँ से किसी तरह निकलना था। उसे शिमला के कॉलेज में स्कॉलरशिप मिल गई। उसने वहाँ से निकलने का एक जरिया मिल चुका था। वो जल्दी से नए शहर जाने की तैयारी करने लगी। इन सभी में वो दयाल जी को काफ़ी याद करती थी, क्योंकि चाहे आज वो जैसे भी रही हो, लेकिन उस समय दयाल जी ने सभी को पिता से बढ़कर प्यार दिया था। एक बार को उस अनाथालय को देखकर उसकी आंखों में नमी आ गई, लेकिन अपने सुखद भविष्य के लिए वो इस जगह से निकलना चाहती थी। अब शिखा शिमला के लिए निकल पड़ी, अपने नए जीवन के आरंभ के लिए। शिखा अपनी पुरानी सभी यादों को अलविदा कहते हुए शिमला के लिए निकल गई। शिमला की प्राकृतिक सुंदरता में शिखा मानो खो सी गई। वो ऊंचे ऊंचे पहाड़, बड़े बड़े पेड़, सुबह सुबह की ठंडी हवाएं और पक्षियों की चहचहाहट, उस पर हल्की हल्की धूप, इतना खूबसूरत नज़ारा आज तक उसने कभी नहीं देखा था। वो इतना खो गई कि उसे होश ही नहीं था कि वो कब पहुंच गई। शिखा बस से उतरकर कॉलेज के लिए निकल गई, क्योंकि कॉलेज के अंदर ही हॉस्टल था। थोड़ी देर बाद ऑटो रिक्शा से
एक कॉलेज के गेट के बाहर उतर गई और बहुत उत्सुक थी अपने जीवन के लिए। कॉलेज के गेट पर कुछ फॉर्मेलिटी पूरी करने के बाद कॉलेज में एंटर हुई। कॉलेज को देखते ही उसका मुंह खुला का खुला रह गया। उसने खुद को ही एक थप्पड़ जड़ दिया ताकि उसे ये पता चले कि ये सच है या कोई सपना। कॉलेज काफ़ी बड़ा और बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत था। शिखा बहुत खुश हो गई और खुशी खुशी हॉस्टल के लिए चल दी। शिखा की सारी फॉर्मेलिटीज़ पूरी कर उसे एक रूम दे दिया जिसमें उसे एक और लड़की के साथ रूम शेयर करना था। शिखा अपने रूम में आई तो वो लड़की जिसका नाम रजनी था, उसने शिखा को ऊपर से नीचे तक देखा और अपना मुंह पिचकाते हुए अपना काम करने लग गई। शिखा ने उसे बुलाया भी लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। शिखा अपना सामान सेट करने लग गई और सफ़र के कारण थक गई थी, इसीलिए बाथरूम में थोड़ा फ्रेश होकर आ गई। वो अपने साथ गणेश जी की छोटी सी प्रतिमा लेकर आई थी जो उसने टेबल पर रखा और बैग से सामान निकालने मुड़ी ही थी कि रजनी ने गणेश जी की प्रतिमा को नीचे पटक दिया और चिल्लाने लगी, गवार कहीं की, खबरदार जो मेरी चीज़ों को हाथ लगाया। तो शिखा ने हैरानी से पूछा कि क्या हुआ, मैंने क्या किया है। गणेश जी की प्रतिमा जमीन पर गिरकर टूट चुकी थी। शिखा को अब रोना आ रहा था। रजनी वार्डन को बुलाकर कहती है कि वो इस कमरे में नहीं रहेगी, वो भी इस गवार के साथ। वार्डन के बहुत समझाने पर भी रजनी नहीं मानी और गुस्से में उसे उल्टा सीधा बोलते हुए कमरे से चली जाती है। रजनी दूसरे कमरे में अपना सामान शिफ्ट कर देती है। शिखा तो एकदम से सन्न रह गई। वो यहाँ क्या सोचकर आई थी और उसके साथ क्या हो रहा था, लेकिन वो अपने आप को इतना जल्दी नहीं टूटने देना चाहती थी। शिखा ने खुद को हिम्मत दी और अपना सारा सामान सेट कर पार्ट टाइम जॉब ढूंढने के लिए निकल पड़ी। उसने कॉलेज के आसपास के सभी कॉफ़ी शॉप पर पूछ लिया और अब बस एक ही कॉफ़ी शॉप बाकी रह गया था और जल्दी ही अंधेरा भी होने वाला था। शिखा ने सोच लिया था कि अगर यहाँ उसे जॉब नहीं मिली तो वो अपने आप को थोड़ा समय देगी और फिर कोई जॉब ढूंढेगी। शिखा को कॉफ़ी शॉप पर काम मिल गया। वो बहुत खुश हुई, लेकिन अभी तक उस कॉफ़ी शॉप के ओनर से पूरी बात नहीं हुई थी, लेकिन जॉब लगभग पक्की थी। आज के पूरे दिन में यही एक खुशखबरी शिखा को मिली थी। शिखा कॉफ़ी शॉप के बाहर निकलकर हॉस्टल के लिए बढ़ने लगी कि अचानक जोर से बारिश शुरू हो गई। शिखा अपने आप को बचाने के लिए भागती हुई रोड क्रॉस कर रही थी कि अचानक वो एक कार से जाकर टकरा गई। उस व्यक्ति ने कार को सही समय पर रोक दिया। ठंड के मौसम में अंधेरा जल्दी हो जाता है और अभी भी अंधेरा हो चुका था। कार से टकराने के कारण उसने अपनी आंखें बंद कर ली और अचानक से बहुत जोर से बिजली कड़की, जिससे शिखा और भी ज़्यादा डर गई। शिखा के सपनों का पहला कदम संघर्ष के साथ ही शुरू हुआ था, लेकिन अब शिखा भी डटकर आने वाली मुसीबतों से लड़ने के लिए तैयार थी। शिखा कल हुई सारी बातों को भूलकर नई सुबह में नई उम्मीद के साथ कॉलेज के लिए तैयार हो गई। गणेश जी के हाथ जोड़कर प्रार्थना की। शिखा ने गणेश जी की नई प्रतिमा कल रात को ही हॉस्टल आने से पहले खरीद ली थी। अपने बैग में 2 नोटबुक लेकर कॉलेज के लिए निकल गई। कॉलेज काफ़ी बड़ा और बेहद खूबसूरत था। शिखा चलते चलते कॉलेज के एक एक जर्रे को देखने में लगी हुई थी। इधर उधर देखने के चक्कर में शिखा सामने से आ रहे लड़के से जाकर टकरा गई। वो दोनों इतना जोर से टकराए कि उस लड़के का बैलेंस बिगड़ गया और वो नीचे गिर गया और शिखा उसके ऊपर। एक पल को दोनों को कुछ समझ नहीं आया। फिर शिखा ने जल्दी से उठते हुए उस लड़के को सॉरी कहा और पूछा कि आपको कहीं चोट तो नहीं लगी। सॉरी, मेरा ध्यान नहीं रहा। उस लड़के ने भी मुस्कुराते हुए कहा कि कोई बात नहीं, मुझे कोई चोट नहीं आई है। वैसे तुम्हारा ध्यान था किधर? शिखा ने झिझकते हुए कहा, सॉरी, आज मेरा कॉलेज में पहला दिन है और ये कॉलेज बड़ा सुंदर है और इसे देखने के चक्कर में आपसे टकरा गई। उस लड़के ने कहा, इट्स ओके, कितनी बार सॉरी कहोगी, चलो बाय। कहते हुए दोनों अपनी अपनी क्लास के लिए निकल जाते हैं। शिखा को क्लास ढूंढते हुए आने में थोड़ी देर हो गई। टीचर क्लास में आ चुके थे। शिखा परमिशन लेकर अंदर आ गई और टीचर के कहने पर एक खाली सीट पर जाकर बैठ गई। क्लास खत्म हो जाने के बाद अपने पास वाले सीट पर बैठे हुए लड़के की तरफ अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए कहा कि हाय, मेरा नाम शिखा है और तुम्हारा? वो लड़का जो सिर झुकाए हुए नोटबुक में कुछ लिख रहा था। शिखा की बात सुनकर उस लड़के ने अपना सिर ऊपर किया तो शिखा हैरान रह गई
क्योंकि ये वही लड़का था जिसके साथ अभी कुछ समय पहले टक्कर हुई थी। उस लड़के ने अपना सिर उठाकर कहा, मेरा नाम वरुण है। शिखा को उसकी तरफ हैरानी से देखते हुए कहा, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि तुम मेरी ही क्लास में हो? तुमने पूछा ही नहीं, वरुण ने कहा। पीछे से रजनी अपनी चेयर से उठकर अपने दोस्तों के साथ शिखा के पास आ गई और कहा, अरे गवार, क्या हुआ? कैसा लगा कॉलेज? तुमने अपनी जिंदगी में इतना अच्छा कॉलेज नहीं देखा होगा। वैसे ये कपड़े कौन से चोर बाजार से लेकर आई हो? रजनी उसके कपड़े, उसके बालों और उसके पहने हुए चप्पल तक का मजाक उड़ा रही थी। वो और उसके सभी दोस्त उसके चारों ओर घूमते हुए उसका मजाक उड़ा रहे थे। अब शिखा की आंखों में नमी आने लगी। वो कुछ कह पाती उतने में वरुण ने चिल्लाते हुए कहा, बस बहुत हो गया रजनी, अब जाओ अपनी जगह पर। वरुण के इतना कहते ही वो भागते हुए अपनी सीट पर जाकर बैठ गई और उसके दोस्त भी डर गए थे और जाकर चुपचाप बैठ गए, जैसे कुछ हुआ ही नहीं हो। वरुण से क्लास में सभी डरते थे, कुछ तो उसके नाम के कारण और कुछ उसके घमंड और बदतमीजी के कारण। या फिर यूं कह सकते हैं कि वरुण क्लास में गुंडागर्दी करता था, जिसके चलते कोई उससे पंगा नहीं लेना चाहता था। शिखा ने वरुण को थैंक्स कहा और अपनी पढ़ाई पर ध्यान देने लगी। सारी क्लासेस खत्म हो गईं और अब शिखा कॉफ़ी शॉप के लिए निकल गई। शिखा सीधे जाकर नीमा से मिली, जिसने उसका इंटरव्यू लिया था। नीमा ने कहा कि मैडम बस थोड़ी देर में आने वाली हैं, एक बार तुम उनसे मिल लो और बाद में ज्वाइन हो जाना। शिखा भी हाँ कहकर एक जगह पर आकर बैठ जाती है। लगभग 15 मिनट के बाद एक खूबसूरत सी लड़की, जिसने ब्लू जीन्स और वाइट शर्ट पहन रखा था, वो दिखने में उससे 2 या 3 साल बड़ी ही लग रही थी, वो अंदर आ रही थी। नीमा ने जल्दी से शिखा को बुलाया और कहा, जाओ जाकर मैडम से मिल लो। शिखा घबराते हुए कमरे में एंटर करती है और अपना इंट्रोडक्शन देती है, और वो काम क्यों कर रही है वो भी उसे साफ साफ बता देती है। मैडम भी मुस्कुराते हुए हाँ कह देती हैं और उन्होंने अपना नाम बताया कि हाय, मेरा नाम कनिका है और तुम चाहो तो अभी से अपना काम कर सकती हो। शिखा भी खुश होकर हाँ कह देती है। शिखा को कनिका को देखकर अपनी माँ की याद आने लगती है और एक अजीब एहसास, जैसे कि वो उसे काफ़ी समय से जानती हो। शिखा कनिका से मिलकर कैबिन के बाहर आ जाती है, लेकिन उसका मन कह रहा था कि कनिका को उसने कहीं देखा है। यही सोचते हुए वो नीमा के पास गई और अपना काम शुरू कर दिया। कॉफ़ी शॉप पर काम करते हुए रात के 9 बज चुके थे। शिखा ने जॉब के लिए परमिशन ली थी हॉस्टल से, लेकिन इतनी रात को हॉस्टल कैसे जाए, ये चीज़ उसने सोची ही नहीं। कनिका घर के लिए निकल रही थी और उसकी नज़र शिखा पर पड़ी, जो किसी चिंता में नजर आ रही थी। कनिका उसके पास गई और कहा, क्या हुआ? शिखा ने हड़बड़ाते हुए कहा कि मैं हॉस्टल कैसे जाऊंगी, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। तभी कनिका ने मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा ठीक है, चलो मैं तुम्हारे हॉस्टल छोड़ देती हूँ। शिखा ने भी हामी भरी और कनिका के साथ चल पड़ी। जहाँ शिखा को कनिका का साथ अच्छा लग रहा था, वहीं कनिका को भी शिखा का साथ पसंद आ रहा था। कनिका कार चलाते हुए अचानक से रुक गई और दूसरी तरफ देखने लगी, जिससे शिखा को कुछ अजीब लगा और उसने कनिका से पूछा कि आप यहाँ क्या देख रही हैं? कोई है क्या वहाँ? कनिका ने उस रास्ते को टटोलते हुए कहा, यार कहाँ चला गया, अभी तो देखा था उसे। शिखा को कुछ कुछ समझ आ रहा था कि कनिका किसे ढूंढ रही है। शिखा ने कहा कि चलो ना नीचे उतर कर देखते हैं, शायद मिल जाए। कनिका ने भी हामी भरी और फुर्ती के साथ कार से निकल गई। कनिका को इस तरह भागते हुए देखकर शिखा हैरान रह गई और हंसते हुए कार से बाहर आ गई। दोनों ने अपनी नजरें इधर उधर घुमाई। शिखा को एक 3 पीस सूट पहने एक लड़का दिखाई दिया, जो काफ़ी हैंडसम और उसके चेहरे पर एरोगेंस झलक रहा था। कनिका को बुलाकर पूछा कि कहीं ये लड़का वही तो नहीं? कनिका ने भी अपने दिल पर हाथ रखकर कहा, हाँ। शिखा ने कहा कि चलो ना बात करते हैं, लेकिन कनिका ने मना कर दिया क्योंकि वो उसे नहीं जानता था। कनिका ने उसे एक बिजनेस पार्टी में देखा था और तब से लेकर आज तक वो दिल ही दिल में उसे पसंद करती है। शिखा ने उसका नाम पूछा तो कनिका ने उसका नाम कुणाल बताया। शिखा ने कहा कि क्या आज आप उनके साथ जाना पसंद करोगे? बोलो ना। कनिका ने हाँ कहा और हैरानी से पूछा, कैसे? तो शिखा ने एक पिन निकाल कर कार की हवा निकालते हुए कहा कि ऐसे। कैसा लगा मेरा आइडिया?
तुम ना एकदम बेस्ट हो, कहते हुए शिखा के गले लग गई। गले लगते ही दोनों को एक सुकून मिला। शिखा को एक अपनेपन का एहसास हुआ और उसकी आंखों में अनायास ही नमी आ गई। कनिका की आवाज से शिखा होश में आई और कहा, अब चलिए उसके पास। आज उनको हमारी मदद करनी ही पड़ेगी। दोनों ही कुणाल के पास जाते हैं। शिखा नाटक करते हुए कहती है, दीदी अब हम कैसे घर जाएंगे? हमारी कार भी खराब हो गई और आपके फ़ोन में चार्ज भी खत्म हो गया। शिखा ये सारी बातें अपनी आंखों में से आंसू टपकाते हुए कह रही थी और कनिका भी उसकी हाँ में हाँ मिला रही थी। वो इस तरह से बोल रही थी कि कुणाल को सब अच्छी तरह से सुनाई दे सके। फिर क्या था, कुणाल फंस गया इनके नाटक में। उसने खुद आगे बढ़कर उन्हें लिफ्ट देने को कहा। कनिका ने झिझकते हुए कहा कि आपको हम तकलीफ नहीं देना चाहते हैं, हम कोई और रास्ता ढूंढ लेंगे घर पहुंचने का। कुणाल ने झट से कहा कि तकलीफ की कोई बात नहीं है, मैं आप लोगों को छोड़ दूंगा, चलिए मेरे साथ, कहते हुए कार के पास ले आया। शिखा ने जल्दी से कनिका को फ्रंट सीट पर बैठाकर खुद पीछे वाली सीट पर जाकर बैठ गई। कुणाल ने कार में बैठकर कनिका को सीट बेल्ट लगाने को कहा, लेकिन कनिका तो कुणाल में इस कदर खो गई कि उसे कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। इसीलिए खुद कुणाल थोड़ा ऊपर आते हुए सीट बेल्ट लगाने के लिए आगे बढ़ता है कि उसका बैलेंस बिगड़ जाता है। एक बार को दोनों को कुछ समझ नहीं आता और हड़बड़ाते हुए दोनों एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। कुणाल ने अपनी कार स्टार्ट कर उनसे उनका पता पूछा और उस रास्ते पर निकल गए। धीरे धीरे दोनों में बातें शुरू हो गई। आज कनिका को उसके घर का रास्ता बहुत छोटा लग रहा था। सभी कनिका के घर पहुंच गए। दोनों ने एक दूसरे को अपना नंबर दिया और अलविदा कहा। शिखा भी कनिका के घर पर ही उतर गई, नहीं तो कुणाल को उन पर शक हो जाता। कनिका ने शिखा को रात को वहीं रुकने को कहा और घर के अंदर चले गए। कनिका के माता पिता दोनों ही टेंशन में घर में चक्कर लगा रहे थे और जैसे ही उन्होंने कनिका को देखा तो उनकी जान में जान आई। दोनों ही जल्दी से कनिका के पास आए और कहा कि कहाँ रह गई थी और तुझे कितने फ़ोन किए हमने, कहाँ रह गई थी, कहते हुए दोनों ने सवालों की झड़ी लगा दी। कनिका ने दोनों को शांत करते हुए कहा कि उसकी कार खराब हो गई थी और उसका फ़ोन स्विच ऑफ हो गया था, इसीलिए कॉल नहीं कर पाई, कहते हुए कनिका अपने कान पकड़ लेती है। दोनों अपना गुस्सा भूल जाते हैं और दोनों का खाना खाने के लिए बोलते हैं। कनिका शिखा को उसका रूम दिखाती है और कुछ कपड़े देती है चेंज करने के लिए। थोड़ी देर बाद सभी डाइनिंग टेबल पर बैठ जाते हैं और खाना शुरू कर देते हैं और सभी आपस में बात करते हैं और अचानक ही शिखा रोने लगती। सभी एकदम से हैरान रह जाते हैं कि अचानक शिखा को क्या हुआ। सभी डाइनिंग टेबल पर खाना खा रहे थे कि अचानक से शिखा रोने लगी और उसे देखकर सभी हैरान रह गए। कनिका जल्दी से शिखा के पास आकर चुप कराने लगी और पूछा कि क्या हुआ तुम्हें, तुम क्यों रो रही हो? शिखा ने सिसकते हुए कहा कि मैं इतने सालों में ये सब मिस कर रही थी। आज मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। माँ पापा और दीदी के जाने के बाद जैसे मैं अकेली ही हो गई थी और एक अनाथ की तरह ही बड़ी हुई हूँ। लेकिन आप लोगों को देखकर ऐसा लगता है कि शायद मेरा परिवार भी ऐसा ही होता तो हम सब मिलकर ऐसे ही हंसी खुशी रहते। कनिका उसके आंसू पोंछते हुए कहती है, किसने कहा कि तुम्हारा कोई नहीं है? हम हैं ना, और अब ऐसी कभी बात मत करना, समझी? शिखा ने हाँ में अपना सिर हिलाया। सभी खाना खाकर अपने अपने कमरे में सोने चले गए और सुबह जल्दी उठकर शिखा हॉस्टल के लिए निकल गई। अगले दिन कॉलेज में क्लास के बाद रजनी अपने दोस्तों के साथ शिखा को परेशान करने आ गई, क्योंकि वरुण आज क्लास से जल्दी निकल गया था। आज रजनी ने शिखा को बहुत भला बुरा कहा, जिससे वो काफ़ी रोने लगी और अपना बैग लेकर वॉशरूम की तरफ बढ़ गई। शिखा कुछ देर रोई क्योंकि उसे सभी अनाथ, गरीब और पता नहीं क्या क्या कह रहे थे, लेकिन शिखा को सिर्फ इस बात से फ़र्क पड़ा और वो है अनाथ। अगर वो अनाथ है तो उसमें उसकी क्या गलती है? क्या वो खुद अनाथ होना चाहती थी? बस यही सब सोचकर उसका मन दुखी हो रहा था। रजनी ने शिखा के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन निकलवाई ताकि वो उसे वरुण की नज़र में नीचा दिखा सके। शिखा कुछ देर के रोने के बाद उसे याद आया कि वो कॉफ़ी शॉप के लिए लेट हो रही है, तो वो जल्दी से बाहर निकलने के लिए दरवाज़ा खोलने की कोशिश करने लगी, मगर दरवाज़ा नहीं खुला। क्योंकि दरवाज़ा बाहर से बंद था,
शिखा जैसे ही बाथरूम की तरफ बढ़ी, उसके पीछे पीछे रजनी भी आ गई और शिखा के बाथरूम में जाते ही उसने धीरे से बाहर से दरवाजा लॉक कर दिया। शिखा लगभग आधे घंटे तक बाथरूम में रही। बहुत आवाज लगाने के बाद भी किसी ने दरवाजा नहीं खोला। क्योंकि कॉलेज खत्म हो गया था इसीलिए सभी जा चुके थे। आज वरुण लाइब्रेरी में गया हुआ था और उसे वहीं लेट हो गया। बाहर निकलने के रास्ते में बाथरूम पड़ता था, इसीलिए वो जैसे ही बाथरूम की तरफ से निकल रहा था, किसी के जोर से दरवाजा खटखटाने की आवाज आई। तो वरुण ने जल्दी से वहां जाकर देखा तो दरवाजा बाहर से बंद था। वो समझ गया कि किसी ने जानबूझकर किसी लड़की को बंद किया है। जैसे ही उसने दरवाजा खोला तो वो दंग रह गया, क्योंकि शिखा बेहोशी की स्थिति में उसके ऊपर आकर गिर गई। वरुण भी शिखा की हालत देखकर घबरा गया और जल्दी से शिखा के चेहरे पर पानी डालकर उसे जगाया और कहा कि कैसी हो तुम। शिखा ने थोड़ी देर बाद हाँ में अपना सिर हिलाया और झट से उठने लगी। वरुण ने पूछा कि इतना हड़बड़ा क्यों रही हो। शिखा ने कहा कि मुझे कॉफ़ी शॉप जाना है, मैं वहाँ काम करती हूँ, मुझे लेट हो गया है। वरुण का तो सिर चकरा गया, क्योंकि इस हालत में भी शिखा को काम पर जाना था। वरुण प्यार से कहता है चलो मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। शिखा ने खुद की हालत देखकर वरुण के साथ जाना ही सही समझा। वरुण शिखा को कॉफ़ी शॉप छोड़ देता है और वहाँ से निकल जाता है। आज कॉफ़ी शॉप पर भी बहुत ज़्यादा लोग थे, इसीलिए सभी को आज काम ज़्यादा ही था। कनिका कुणाल को कॉल कर कल की लिफ्ट के लिए थैंक्स कहती है और कुणाल भी कनिका से बात करने का मौका ढूंढ रहा था। बस क्या था, दोनों ने डिसाइड किया कि रात को दोनों डिनर पर मिलेंगे और कहते हुए कॉल कट कर देते हैं और कनिका अपने काम में लग जाती है। आज सभी अपने अपने काम में मसरूफ थे। शिखा किसी का ऑर्डर लेकर जा रही थी कि अचानक उसे चक्कर आ गई। जैसी ही वो गिरने वाली थी कि कनिका ने उसे संभाल लिया और शिखा बेहोश हो गई। कनिका उसके गाल पर थपथपाते हुए जगाने लगी और धीरे धीरे शिखा को होश आने लगा। इन सभी में कनिका की गले में पहनी हुई चैन बाहर निकल आई, जिसे शिखा ने देखा तो वो शौक रह गई। शिखा ने जैसे ही उस चैन को देखा तो वो एक बार को शौक रह गई, क्योंकि ये वही चैन थी जो शिखा की माँ ने अपनी दोनों बेटियों को उस मेले वाले दिन पहनाया था। शिखा सोच में पड़ जाती है और कनिका से तबीयत ठीक न होने का बहाना बनाकर सच्चाई का पता लगाने कनिका के घर चली गई। कनिका के माता पिता दोनों ही घर पर थे। कनिका के घर जाकर शिखा ने पूछा कि अंकल आंटी, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ, प्लीज मेरी बात का बुरा ना माने। कनिका दीदी के गले में जो चैन है वो बचपन से है क्या उनके पास? कनिका के माता पिता दोनों ही एक दूसरे का चेहरा देखने लगे और बोले, बेटा क्यों पूछा तुमने? शिखा ने कहा कि मेरी माँ ने मुझे और मेरी दीदी को एक जैसी चैन पहनाई थी उसकी मौत से पहले। कहते हुए शिखा ने वो चैन दिखाई जो बिल्कुल कनिका के चैन जैसी ही थी। अब कनिका के माता पिता यानी सुमन और आलोक, जो एक एक्सीडेंट की जगह से एक लड़की को अपने साथ ले आए थे। आलोक ने सारी बात शिखा को साफ साफ बताई और कहा, बेटा उसे अपनी पिछली जिंदगी के बारे में कुछ याद नहीं और ये सब सुनकर तुम पर निर्भर है कि तुम ये बात कनिका को बताना चाहती हो या नहीं। शिखा एक बार को सोच में पड़ जाती है और कहती है कि नहीं अंकल जी, उन्हें कभी पता नहीं चलना चाहिए कि मैं उनकी असली बहन हूँ। मैं तो बस इतना चाहती हूँ कि वो जहाँ भी रहे खुश रहे। मेरी वजह से आपको कभी कोई परेशानी नहीं होगी, मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ। कहते हुए खुशी खुशी घर से निकल जाती है। अब कनिका और कुणाल का रिश्ता भी प्यार से शुरू होकर शादी की डोर से बन जाता है। दोनों बहुत खुश थे और कनिका ने इसका श्रेय सिर्फ शिखा को दिया, जिसके कारण वो कुणाल से शादी कर पाई थी। दिन ऐसे ही गुजरते चले गए और इन दिनों में शिखा और वरुण में अच्छी दोस्ती हो गई। अब दोनों ज़्यादातर साथ साथ ही रहते। वरुण और शिखा साथ साथ पढ़ते और वरुण ही शिखा को कॉफ़ी शॉप छोड़ने आता और उसे लेने भी आता। वरुण को धीरे धीरे प्यार का एहसास होने लगा था। जहाँ वरुण उसके प्यार में पड़ रहा था, वहीं शिखा उससे कहीं ज़्यादा प्यार करने लगी थी। लेकिन शिखा अपनी किस्मत से भी डरती थी। वरुण शिखा को प्रपोज करना चाहता था, लेकिन उससे पहले घर पर बात करने की सोची। वरुण ने अपने घर पर शिखा के बारे में बताया, लेकिन एक बार को तो घर वाले नहीं माने। वरुण ने सभी को समझाया कि वो उससे बहुत प्यार करता है। घर वालों से कहता है कि आप सभी की रजामंदी होगी
तभी वो उसे प्रपोज करेगा। जब घर में सभी लोग हैरान रह गए कि वरुण प्रपोज करने के लिए भी हमारी रजामंदी ले रहा है। घर के सभी लोग बड़े खुश हो गए और सभी ने अपनी रजामंदी दे दी, क्योंकि उन्हें अपने बच्चे पर पूरा विश्वास था कि वो एक अच्छी लड़की को अपने घर की बहू बनाएगा। वरुण का काफ़ी बड़ा परिवार था, जो कि एक साथ एक ही घर में रहते थे। वरुण का बड़ा भाई कुणाल था। कुणाल ने वरुण को कॉलेज छोड़ने के बहाने से वो उस लड़की को देखना चाहता था जो वरुण ने पसंद की थी। शिखा वरुण का कॉलेज के बाहर वेट कर रही थी। जैसे ही वरुण कार से उतरा, शिखा उसकी ओर बढ़ने लगी कि वो एकदम से कुणाल को देखकर रुक गई और घबराने लगी। कुणाल भी ये बात समझ रहा था, इसीलिए वो बिना कुछ कहे वहां से निकल जाता है और कनिका को शिखा के बारे में पूछता है। कनिका कुणाल को सब कुछ सच बता देती है और अब कुणाल को भी वरुण की पसंद पर गर्व होने लगा था। इसे ईश्वर का चमत्कार कह सकते हैं कि सब कुछ इतने अच्छे से हो रहा था। वरुण शिखा को अपने दादाजी के जन्मदिन पर बुलाता है, लेकिन वो आने से मना कर देती है। वरुण उसे एक प्यारी सी ड्रेस गिफ्ट करता है और कहता है कि शाम को तैयार रहे, वो उसे लेने आएगा। शिखा वरुण की लाई हुई ड्रेस को पहनकर तैयार हो जाती है, लेकिन उसका मन काफ़ी घबरा रहा था कि पता नहीं वरुण की फैमिली कैसी होगी, उसके बारे में क्या क्या बातें करेंगे। घबराते हुए वो कमरे में चक्कर लगा रही थी कि वरुण उसे लेने आ जाता है और अपनी गाड़ी में बिठाकर अपने घर ले जाता है। घर के आसपास कोई लाइट्स नहीं जल रही थी, तो शिखा डरते हुए कहती है कि यहाँ लाइट्स क्यों नहीं है और तुम्हारे घर वाले कहाँ हैं। वरुण शिखा को अपनी आंखें बंद करने को कहता है। शिखा अपनी आंखें बंद कर लेती है और कुछ देर बाद वरुण शिखा को अपनी आंखें खोलने को कहता है। शिखा ने जैसे ही अपनी आंखें खोली तो वो दंग रह गई। चारों तरफ पूरे घर को लाइट और फूलों से सजाया गया था और बहुत ही खूबसूरत डेकोरेशन किया गया था। वरुण शिखा के सामने घुटनों पर बैठ गया और शिखा को शादी के लिए प्रपोज कर दिया। शिखा सहम गई और उसने शादी से मना कर दिया और कहा कि मैं तुम्हारे काबिल नहीं हूँ, और जाने लगी। वरुण ने उसका हाथ पकड़कर रोक लिया और कहा, शायद मैं ही तुम्हारे काबिल नहीं हूँ, क्या तुम मुझे पसंद नहीं करती? शिखा ने कहा कि मैं अनाथ हूँ और तुम्हारे परिवार के लिए मैं सही विकल्प नहीं हूँ। तुम्हें बहुत अच्छी लड़की मिल सकती है, मेरी जैसी लड़की के साथ शादी कर अपनी जिंदगी खराब मत करो। वरुण ने अपने आंखों में आंसू लिए हुए कहा कि क्या तुम मुझसे प्यार नहीं करती? शिखा ने बिना देखे कहा कि प्यार और शादी दोनों अलग चीज़ है और मेरे लिए तो तुम्हारी यादें ही काफ़ी हैं। मैं इतनी स्वार्थी नहीं हो सकती कि मेरी खुशी के खातिर तुम्हारे परिवार की इज्जत मिट्टी में मिला दूं। सॉरी, वरुण कहते हुए जाने लगी। तभी वरुण का पूरा परिवार शिखा के सामने आकर खड़ा हो गया। हम इतनी अच्छी और सच्ची बहू को नहीं खो सकते। बेटा, क्या तुम हमारी बहू नहीं नहीं हमारी बेटी बनोगी? शिखा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। कनिका शिखा का हाथ पकड़कर वरुण के पास आती है और कहती है कि मुझे तो तुम ही पसंद हो मेरे देवर के लिए, मेरी प्यारी देवरानी। कहते हुए सभी हंसने लगते हैं। शिखा की शादी वरुण से हो गई और कन्यादान सुमन और आलोक ने किया। कहते हैं कि किस्मत का लिखा कोई मिटा नहीं सकता। ईश्वर ने जिसकी किस्मत में जो लिखा है वो उसे मिलकर ही रहता है। जिनके बच्चे नहीं थे उन्हें आज 2 बेटियों के कन्यादान का सुख मिला। शिखा को सब कुछ एक सपने की तरह लग रहा था, जो सपना वो कभी टूटने नहीं देना चाहती थी। अब एक अनाथ के पास उसका एक बड़ा सा परिवार है। शायद इसे ही ईश्वर का चमत्कार कहते हैं। आशा करती हूँ आपको हमारी कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।